राणा साहब, आपकी हुकूमत ने बताया सर कि मौजूदा जो गंदम स्कैंडल है इसकी जिम्मेदार निगरा हुकूमत है, जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद की। फिर अब बताया जा रहा है कि निगरा हुकूमत में जो गंदम थी वो पहले गई थी, उसकी मंजूरी बाद में हुई थी और ब्रीफिंग में की बात वजीर आजम को भी बताई गई। इसमें कितनी सदाकत है? मियाँ साहब को बताई गई। देखिए, ये गंदम की जो इंपोर्ट की इजाज़त थी और वो भी प्राइवेट सेक्टर को, वो बिल्कुल केयर टेकर हुकूमत में दी गई। और जब तक हमारी हुकूमत आई थी तो बहुत हद तक जो है वो गंदम इंपोर्ट कर ली गई थी और वो इजाफी गंदम भी जो है वो रस्ते में उसके शिप निकल चुके थे। तो इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि दिसंबर के महीने में टीसीपी को मना किया गया कि जो हुकूमती एक तरीके से इदारा है कि वो गंदम जो है वो बरामद ना करे, इंपोर्ट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी गंदम काफ़ी आ रही है। तो ये बिल्कुल ये सारा मामला जो है ये केयर टेकर सेटअप के अंदर हुआ। इजाज़तें प्राइवेट सेक्टर को तब दी गई और बाय द टाइम ये हमारी कंफर्म कर गवर्नमेंट दीजिएगा इन कि अब प्लेस ब्रीफिंग में थी कि उस बताया वक्त गया तक। कि मंजूरी बाद में हुई, पहले दरामद कर ली गई, पहले गंदम आ गई पाकिस्तान। ये देखें, इसके ऊपर अब एक इंक्वायरी कमेटी बैठी है और वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो मुकम्मल तौर पे सारे इन पहलुओं के ऊपर जो है वो एक हतमी रिपोर्ट जो है वो फराहम करेगी, जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है उसके क्या जिम्मेदारियां थी और क्या वो नहीं निभा सके। वहाँ भी बहुत सारे इश्यूज हमें नज़र आए हैं। जो प्रिलिमिनरी एक इंक्वायरी थी उसके अंदर जो डीपीपी का फिर उसके बाद मॉनिटरिंग का कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं हमें नजर आया, जहां देखा जा रहा था कि कितनी गंदम प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट कर ली है और कितनी कहां ब्रेक लगाने की जरूरत है। और फिर कुछ अच्छा, जगहों पे ये जहां कहिएगा, देखिए ब्रेक लगाई गई मीडिया पर तो आना साहब वहां इस पर हवाले मैं से कुछ और रिपोर्ट्स भी चली हैं। वो जरा सुन लीजिएगा। जी। निगरान हुकूमत के दौर में वजारत खजाना की सिफारिश पर निजी शोबे को मुकर्ररा हद के बजाय खुली छूट दी गई। गंदम दरामदगी पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी की छूट भी दी गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद हुई, जिससे 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। ये जो खबरें चल रही हैं ये भी दुरुस्त हैं? देखिए, मैं आपको नहीं, देखें किरण, असल जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ कि जो इजाज़त थी वो तकरीबन 2.5 मिलियन टन्स की थी और जो गंदम जो इंपोर्ट हुई वो कोई तकरीबन 3.6 मिलियन टन्स के करीब गंदम इंपोर्ट हुई। तो 1.1 मिलियन गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर। राना साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपको लाइन पर लेती हूँ। हामिद साहब, सर ये सारा मामला ऑब्वियसली आप भी देख रहे हैं, गंदम के मामले पर सारी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी गई है। कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है पीटीआई इस पर? क्या ये मुमकिन है आप भी इनके साथ सड़कों पर आ जाएं फिर? अच्छा देखिए, उसके अंदर मैं एक बात वाज़ा कर दूं, मुझे वैसे अभी तक ये समझ नहीं आई ये निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत का जी, मैं कॉन्सेप्ट आती हूँ क्या दोबारा है। आपकी तरफ। अब हामिद रजा साहब जरा कंप्लीट कर लें, फिर मैं आप आती हूँ राना साहब आपकी तरफ। आप देखिए, ये जो हम निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं, इसमें मुझे को थोड़ा फ़र्क ज़रा अगर आप बता सकें। अब निगरान हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला थे, आज वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं। निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आला पंजाब थे, आज वो वफाकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं। तो मौजूदा हुकूमत तो निगरान हुकूमत ही का तसलसल है ना। आखिर जब वहाँ पर ये गंदम के हवाले से फैसला जात हुए तो वहाँ पर पंजाब का वज़ीर आला मौजूद होगा, वहाँ पर मुल्क का वज़ीर दाखिला मौजूद होगा, वहाँ पर दीगर सूबों के वज़राए आला मौजूद होंगे। वो तमाम लोग जो आज निगरान गवर्नमेंट छोड़ने के बाद मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं, वो ज़िम्मेदारान तो वहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर मौजूदा हुकूमत निगरान हुकूमत को ज़िम्मेदार समझती है तो फिर मौजूदा वज़ीर दाखिला क्यों अभी तक वज़ीर दाखिला है? मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान क्यों अभी तक वज़ीर आला बलूचिस्तान है? देखें, इसके अंदर आपको एक और चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो ये है, पाकिस्तान में जब भी इस किस्म का कोई बहरान आता है, ये बहरान आज से 10 साल पहले भी एक मरतबा आया था, जब भी इस किस्म का बहरान आता है तो एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। ब्लेम गेम का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो ये जो घपला और जो फ्रॉड हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर फिक्स ना की जा सके, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराता रहे। और आज आप मेरी बात इस प्रोग्राम में लिख लीजिएगा, ये जो भी कमीशन हुकूमत बना रही है, जो कुछ भी मौजूदा हुकूमत कर रही है, अगर इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद किसी के खिलाफ को कार्रवाई हुई तो आप मुझे प्रोग्राम में बुला लीजिएगा, मैं आपके सामने
मौजूदा हुकूमत की स्टेप की तारीफ कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप जाके बाहर सड़कों के ऊपर देखें, इस वक्त मेरे फैसलाबाद के अंदर रेट 2400, 2500, 2600 रुपए है। बारदाना नहीं मिल रहा, बारदाना 500 रुपए आपको फीसदी मिल रहा है। जिम्मेदार की फसल जमीन के अंदर पड़ी हुई है। जो आपने बात की है ना, इसका जवाब हुकूमत की नुमाइंदगी है ना यहाँ पर, तो वो इसका जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। राना साहब जरा ये फरमा दीजिएगा, अनवारुल हक काकड़ साहब साबिक वजीर आजम, निगरान वजीर आजम, और मोहसिन नकवी साहब जो कि मौजूदा वजीर दाखिला हैं, इनको भी तलब किया गया है जिस तहकीकाती कमेटी की आप बात कर रहे हैं उस पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर लूं। एक तो बारदाना के ऊपर जो ये बैग्स बिक रहे हैं उसके ऊपर आज सख्त हदायत दी गई है कि अगर जीरो टॉलरेंस इसके ऊपर होगी और अगर ऐसा ही कोई भी कार्रवाई पकड़ी गई तो सख्त से सख्त सजा जो है वो उन मुतलका जो है अफसरान को दिया जाएगा। तो ये कल से आपको इसका जो है वो रिजल्ट इंशाल्लाह नजर आना शुरू हो जाएगा। बाकी पास्को जो वफाकी अदारा है उसने अपना हदफ जो है वीट प्रोक्योरमेंट का वो 1.4 मिलियन टन से 1.8 मिलियन टन कर दिया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में हिस्टोरिक है। तो वफाकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल प्रोक्योर उसने वीट करना शुरू कर दी है और तकरीबन 90% टारगेट उन्होंने प्रोक्योर कर लिया। अभी इजाफी 4 से 5 लाख टन हम लोग उसमें इकट्ठा करेंगे। देखें, बाकी बात यह है कि जो पंजाब जो सूबे हैं उन्होंने बिल्कुल इन्फॉर्म किया वफाक को कि हमें गंदम इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और फिर ये सारी जो इसके मामला और मोहसिन नकवी साहब को तलब किया है। देखिए, जो रेलेवेंट लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जहां वो डीपीपी का डिपार्टमेंट है नंबर 1, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी है, उसके अंदर उसके जो सेक्रेटरीज हैं उस वक्त के मौजूदा सेक्रेटरीज, उनको भी तलब किया गया। और उसके अलावा जो ईसीसी के जो भी उसके अंदर यहां तक डिटेल में जाया जा रहा है कि एफपीआर के अंदर जो कस्टम्स की डिटेल है कि कब एलसीज खुली, बैंक स्टेट बैंक से भी तलब किया जा रहा है कि एलसीज कब खुली और कब वो डिलीवरीज आई। तो एक मुकम्मल एक इंक्वायरी अंडर वे है और इसकी बिल्कुल तहकीक की जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि एक तरफ 25 करोड़ अवाम को जो है वो सस्ता आटा मिल रहा है, क्योंकि खुशाइन बात है जिससे महंगाई कम हुई है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो किसान है उसका भी जो नुकसान है। क्लियर कर दीजिएगा सर, जैसा कि अभी हामिद साहब कह रहे हैं कि वो फिर अगर हुकूमत कोई एक्शन लेती है और एक्शन होता है तो वो मेरे ही शो में आके दोबारा आपके इस इक़दाम को प्रेस करेंगे। तो सर कोई भी जिम्मेदार जो इस वक्त हुकूमती ओहदों पर मौजूद है, कोई भी उसमें से जिम्मेदार निकलता है, वो चाहे वज़रा हो चाहे सेक्रेटरी हो, जो भी इसके जिम्मेदार निकलते हैं उनको ओहदों से अलग किया जाएगा। देखिए किरण, सबसे पहले तो जो सेक्रेटरी थे फूड सिक्योरिटी के, उनको तब्दील कर दिया गया है और वो इस वक्त हाजिर उनको ओएसडी कर दिया गया है। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती मेरे ख्याल से हमें इंतज़ार करना चाहिए और बिल्कुल रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। और जो देखें, मैंने आपको 2-3 इकदाम बता दिए जो वफाकी लेवल के ऊपर ऑलरेडी लिए गए हैं। बरदाना के ऊपर उसको इंश्योर किया जाएगा कि जो 400-500 रुपए का जो ये कह रहे हैं अभी हामिद साहब, वो कल से खत्म होगा और अगर इस तरह की कोई खबर आई तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और दूसरा, मैंने आपको पास्को की प्रोक्योरमेंट का भी बता दिया कि उसके टारगेट को बढ़ा दिया गया है। तो वो आप कह रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्व होता है वो चाहे हुकूमत का हिस्सा इस वक्त हो, वो चाहे सेक्रेटरी हो चाहे वज़रा हो, इसकी तहकीक पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। और फिर हामिद साहब, फिर हम आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे कि आप हुकूमत के इस इक़दाम को इसकी तारीफ करें। बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फारूक सत्तार साहब साथ मौजूद होंगे, MQM का मौक़िफ़ लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। डिप्टी कन्वीनर MQM फारूक सत्तार साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, 3 दिन पहले आप लोगों की MQM के वक्त की मुलाकात हुई सदर आसिफ अली जरदारी साहब से। क्या बातचीत हुई सर इस मुलाकात में? क्योंकि कुछ खबरें हैं कि MQM नून लीग के रवैये पर नाला है, वादे पूरे ना होने पर आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो उन तहफ़्फ़ुज़ात से आप लोगों ने आगाह किया, इस रवैये से आगाह किया सदर साहब को? देखिए, पूरे मुल्क में कोई एक जमात ऐसी नहीं है जिसके पास कम से कम खुद अपने पल्ले में सिंपल मेजॉरिटी होना। मुख्तलिफ सियासी जमातों को मिलकर ही जमहूरियत की इस गाड़ी को मजबूत और मुस्तहकम बनाना होगा और हुकूमतों
को चलाना होगा और फिर आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करना। असल तो वोट जो मिले हैं ना, PMLN को मिले, PTI को मिले, पीपल्स पार्टी और MK में 4 बड़ी जमातें हैं इस वक्त कौमी असेंबली में, और इनकी 20 सीटों से ऊपर इनकी सीटें, 20 से ऊपर सीटें इनकी अवाम ने वोट दिए हैं। ये जो सियासी माशी बहरान, महंगाई, बेरोजगारी, उसके खात्मे के लिए नहीं है। अब चाहे आप हुकूमत में जाके उसका खात्मा कराएं या कम कराएं उसे, या अपोजिशन में जाकर। तो अगर हम वजारतें नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन एक वजारत फिर भी किसी तरह जबरदस्ती हमारी झोली में डाल दी गई, बस वो तब करन ना चाहते हमने कबूल कर ली। अच्छा, अब ये तो मैं नहीं कर सकता ना कि मेरे शदीद इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी का 15 साल का दौर था, वो बदतरीन दौर था, उसमें हर तरह की आमरीत थी, कराची को कॉलोनी बनाया गया। अच्छा फारूक साहब, ऐसे भी बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत की दावत दी है आपको। अगर एक तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा कि वाकई ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या सोच रही है MQM? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इख्तिदार पर और उसकी शराकत पर, हुकूमत में जाने पर तो PMLN से भी बहुत आखिर में जाके बात हुई थी। अभी तो ये एक पहली मुलाकात हुई इनसे, और मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये कहता हूँ कि MQM अपोजिशन में रहकर सिंध में अपना किरदार अदा करेगी। फारूक साहब, पंजाब में और KPK में गवर्नर्स तब्दील हो गए, बलूचिस्तान के लिए भी नाम फाइनलाइज हो गया, लेकिन सिंध का अभी तक मामला सामने नहीं आया। क्या तय पाया है वहाँ पे? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे पास तो कोई अभी ऐसा अंदिया नहीं है कि हमारे गवर्नर को चेंज किया जा रहा है या चेंज किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि बाकायदा अब तक नहीं आई हमारे पास कोई बाकायदा किसी जानिब से। आप किसी जानिब से का मतलब आप समझ जाए किसी जानिब से, ठीक है ना। जब नहीं आई है तो इस पर हम अभी क्यों, मतलब इस पर मैं कया सारा करूँ, कोई बात करूँ। सही। अच्छा, ये फरमाइएगा, हुकूमत जजिस की तकर्री में आईनी तरमीम लाने के हवाले से फैसला करने जा रही है, क्या इस हवाले से आपसे कोई रब्ता किया गया है? और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं PMLN के साथ, अगर वो दूर नहीं होते तो आप हिमायत करेंगे, वोट देंगे इस तरमीम के लिए? मेरे ख्याल में अभी तक MQM के सामने PMLN ने ये एजेंडा नहीं रखा है। अगर MQM के सामने बाकायदा वो एक हलीफ के तौर पे नहीं भी लाएंगे तो स्टैंडिंग कमेटी में तो आएंगे ना। बकरे की माँ जब तक खैर बनाएगी, कहीं ना कहीं तो फंसेगी। तो हम उनको आड़े हाथों लेंगे और हम देखेंगे कि इसमें हमारा इख्तलाफ है, हमारा इत्तफाक है, और ये इसकी बुनियादी वजह क्या है आगे। मतलब हम क्यों जुडिशरी में जो बुनियादी रिफॉर्म्स हैं उसमें जाने की बजाय हम एक एजेंडे पर जा रहे हैं, जो सिंगल एजेंडा जो हम एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर यह है कि एक जुडिशियल रिफॉर्म्स ड्यू है। फारूक सत्तार साहब, वैसे तारीख गवाह है सर, जिस जगह पर आप लोगों ने ज्यादा नाराजगी का इजहार किया वहां आप लोगों ने ज्यादा सपोर्ट किया।